उड़ा दिया। दानिश बेटा, शायद कहानी तो अब शुरू हुई है। दानिश, हम उसका ऐसा बदला लेंगे कि मल्होत्रा जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन फायदा क्या होगा? लेकिन फायदा क्या होगा? उज़्मा तो वापस नहीं आएगी ना। वो तो मर गई, और मौत के बाद जिंदगी तो कभी हासिल नहीं होती, मौत ही मिलती है। एक मौत हो गई, उसके बाद एक और मौत होगी, और यह सिलसिला न जाने कब खत्म होगा। भाई दानिश बेटे, संभालो अपने आप को, जख्म खाने का हौसला पैदा करो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी। पता नहीं क्या जिंदगी है और क्या नहीं, बस जिंदा रहना पड़ेगा। शायद इसलिए कि खुद से मर भी नहीं सकते बाबा जान। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। अपने आप को संभालो दानिश। We have a long way to go. क्या देख रहे हो तुम? देख रहा हूं एक जिम्मेदार और काबिल भरोसा शख्स का चेहरा जब तब्दील होगा तो उस चेहरे पर कितने रंग आने लगते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम अपने आप से पूछो कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर तुम अपने आप से क्यों पूछोगे? क्योंकि तुमने तो वही करना था जो तुमने सोच रखा था। नीलाम कर दिया तुमने अपने आप को। तुम मुझे गलत समझ रहे हो मिस्टर तारिक। सही समझने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या? मैं तो सारे सबूत तुम्हारे हवाले करके बहुत मुतमईन था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैंने अपने हाथ कटवा दिए, खाली रह गया हूं। ऐसे काम बहुत मुश्किल होते हैं तारिक। ऐसे कामों में जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होता। जल्दबाजी? लोग मर रहे हैं, जराइम रोज बरोज बढ़ रहे हैं, बेगुनाहों का खून हो रहा है और तुम इसे जल्दबाजी कहते हो? मेरा ख्याल है कि मैं अपना फर्ज तुमसे बेहतर जानता हूं। वाकई तुम बहुत जानते हो, मगर शायद तुम ये नहीं जानते। अगर तुमने जल्द कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, बता रहा हूं कि मैं ऐसा करने वाला हूं। खुदा हाफिज। बॉस, ये आपसे मिलना चाहता है। साहब, कौन हो तुम? साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? घबराओ नहीं, ये मेरे ही आदमी है। क्या बात है? मुझे माफ कर दें साहब, साहब मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। क्या कह रहे हो?
ओहो, तुम कौन हो? क्या हो गया तुमसे? साहब मुझे बचाने साहब, वो मुझे मार देंगे साहब। कौन मार देगा तुम्हें? मल्होत्रा साहब, वो मुझे मारना चाहता है साहब। उसने मेरी मौत का ऑर्डर दे दिया है। मल्होत्रा? आखिर क्यों? क्या जुर्म किया है तुमने? वो अपने राज को राज रखना चाहता है, इसीलिए वो मेरा खून करवा देगा साहब। वो ऐसे ही आदमी है। तुम बताते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारा खून क्यों करना चाहता है? वो साहब, उस दिन मैं उसके साथ था। किस दिन उसके साथ थे? आपकी बेटी के खून वाले दिन। लेकिन साहब मैंने गोली नहीं चलाई गोली मैंने। तो तू मेरी बेटी के कत्ल में शरीक था। नहीं साहब ने आया साहब मुझसे गलती हो गई साहब। नहीं साहब खुदा के वास्ते साहब, नहीं साहब प्लीज साहब, नहीं साहब मुझे माफ कर दे साहब, खुदा के वास्ते साहब मुझे माफ कर दे साहब। माफ कर दे साहब। नहीं देता। तू मेरी बेटी के कत्ल में शरीक था और मैं तुझे माफ कर देता। देखो जी, ये है वो रूट जिसकी वजह से शिराजी को बआसानी बाहर निकाल सकते हैं। जरगाम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि शिराजी आसानी से बाहर आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? अब हमें तुम्हारा ताउन हासिल है, तुम हमारे साथ हो। नहीं जरगाम, ये नक्शा लपेट कर एक तरफ रख दो। शिराजी को बाहर निकालने का ये मुनासिब तरीका नहीं है। तो फिर उसे पुलिस के सामने सरेंडर कर जाने दो। क्या कह रहे हो चीफ? अगर सरेंडर ही करना था तो फिर इतनी भागदौड़ किस लिए की थी? इसलिए कि इससे पहले मैं तुम लोगों के साथ नहीं था। तो फायदा क्या हुआ? तुम तो वही मशवरा दे रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो जरगान। शिराजी को बाहर निकालने के दो रास्ते हैं। एक तो यही रास्ता है जिसका नक्शा लिए तुम बैठे हो, लेकिन इसमें बड़ी दुश्वारियां हैं। बदनामियां सारी जिंदगी शिराजी का ताक खूब करती रहेंगी। ये तो बहरहाल हर हाल में होना ही है। मेरी बात गौर से सुनते जाओ। हो सकता है शिराजी को गवर्नमेंट लेवल पर वापस बुला लिया जाए। ये खतरा तो है, लेकिन दूसरे रास्ते में इस किस्म का कोई खतरा नहीं। वो किस तरह? अगर शिराजी बाइज्जत तौर पर रहा हो जाए तो यह सौदा बुरा नहीं है। वो कैसे? ये क्या बात हुई? रिहा हो जाए? उसके खिलाफ गवाहियां तब्दील हो जाए। लेकिन जरगाम, यहां ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब किसी को फेवर किया जाता है तो ऐसा करिश्मा भी यहां हो जाता है और शिराजी ट्रायल पे बाइज्जत तौर पर बाहर आ जाए। हो तो सकता है, मगर कैसे? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो जरगाम। तुम बस शिराजी को जहनी तौर पे तैयार कर लो, बाकी ये सब काम मैं खुद कर लूंगा। ओके चीफ।
तुमने ये तकल्लुफ क्यों किया? इसका क्या जरूरत था? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है आसिफ? आइंदा चलकर तुम्हारी ड्रेसेस का ख्याल मैंने ही तो रखना है। नहीं अरमीन, ये मुमकिन नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो आसिफ? हाँ अरमीन, देखो हम तुमको किसी भी किस्म का अंधेरे में नहीं रखना चाहता, और ना ही हमारा फितरत ऐसा है कि हम तुमसे किसी भी किस्म का फायदा उठाने की कोशिश करें। अरमीन, तुम एक अच्छा लड़की है और हम ये चाहते हैं कि तुम हमको हमेशा हमेशा के लिए फरामोश कर दो। देखो, अच्छा जिंदगी गुजारने का वास्ते ये बहुत जरूरी है अरमीन। हम खुद गर्ज नहीं हैं कि अपने जरा सी गर्ज की खातिर तुम्हारे सारे ख्वाबों को चिकनाचूर कर दे। देखो, तुमको एक तवील जिंदगी गुजारनी है, एक तवील सफर तय करना है किसी और के हमरा। मेरा ख्याल है आसिफ कि मैं तुम्हें समझाने में नाकाम रही हूं। प्लीज अरमीन, प्लीज हमको इतना मजबूर ना करो, हमको इतना मजबूर ना करो कि हम अपनी नजरों में गिर जाए। तुम्हें कुछ अंदाजा है आसिफ, तुम्हारे दो टोक फैसले के बाद मेरा क्या हाल हो रहा होगा? मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी? हाँ अरमीन, हमको अंदाजा है तुम्हारे दिल की कैफियत का, मगर देखो हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकता है, और हमको इतना मजबूर ना करो कि हम जमीन की गहराइयों में अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर ले। अरमीन देखो, प्लीज अब इस चैप्टर को क्लोज कर दो, प्लीज। फौरी तौर पर मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। जी हाँ, आज ही तमाम बड़े अखबार और न्यू एजेंसीज इनवाइट करें। यह काम आज ही होना है। थैंक यू। इम्तिहान लेने आए हो कि मैं आए हुए मेहमान के साथ कैसा सलूक करता हूं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अगर मेरे हृदय में खोट होता तो क्या मैं यहां अफसोस करने आता? तुम एक मक्कार दुश्मन
इंसान हो मल्होत्रा। अपनी आंखों से क्रोध की पट्टी हटा के देखो, तुम्हें मेरा विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया है। इस घर की खुशियों के कातिल हो तुम, सिर्फ तुम मल्होत्रा। नहीं, चांकिया की सौगंध, अगर ऐसी बात होती तो मैं अकेले खाली हाथ शेर की कछार में क्यों आता। मकसद बयान करो। मैं उज़मा के देहांत का पुरसा देने आया हूं। मत नाम लो, मत नाम लो अपनी गंदी जबान से उस मासूम का। तुम्ही ने उसे कत्ल किया है और अब तुम अफसोस करने चले आए हो। मैंने बुरा नहीं माना, मैं तुम्हारी हालत से वाकिफ हूं, जानता हूं तुम कितने डिप्रेस्ड हो। मल्होत्रा, इससे पहले कि मैं अपनी रवायात का गला घोट कर तुम्हें गोली मार दूं, यहां से चले जाओ। मल्होत्रा, चले जाओ यहां से। और याद रखना कि तुम मेरे घर में आए हो इसलिए जिंदा वापस चले जाओ। इसके बाद की जिम्मेदारी मैं ले सकता। क्या तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? ओह, उसे बहुत जल्दी है। ठीक है, मैं उसका बंदोबस्त करता हूं। साइतो, तारिक को उठाकर अपनी जगह बंद कर दो। और हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को और बताना चाहता हूं। जापान के मुख्तलिफ शहरों में मेरे बहुत से आदमी छुपे हुए हैं। यस बॉस, हम जानते हैं, बहुत से लोग हमारी निगाहों में हैं। गुड भाई, ये तो और अच्छी बात है। बल्कि तुम लोग एक काम करो, उन सबको एक सेंटर पे जमा करो और सबको एक्टिव कर दो। हमें आदमियों के अलावा और भी दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी बॉस। मैं समझता हूं इन बातों को, तुम लोग इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करो।
अभी मेरे बहुत से अकाउंट्स कानून की नजरों से पोशीदा हैं। तुम लोग जब चाहोगे जहां चाहोगे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बॉस, एक दुश्वारी है। वो क्या? शहर में जरगाम के आदमी भी मौजूद है। खबरदार, जरगाम के आदमी के सामने मत आना। पहले तो वो तुम्हारा रास्ता रोकेंगे नहीं, और इन केस अगर आमना सामना हो भी जाए तो तुम लोग कतरा के निकल जाना। हम जानते हैं बॉस, हमारा टारगेट मल्होत्रा है। मल्होत्रा। यस बॉस। जाओ तुम लोग। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम लोग सब अलग अलग मुख्तलिफ जजीरों से जाना। अगर एक साथ गए तो लोगों की नजरों में आओगे। ओके? ओके बॉस। क्या कह रहे हैं आप? तारिक साहब का कोई पता नहीं? क्या आप लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, हम अपने तौर पर मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या न्यूज़ है अरवी? बहुत ही अजीब और गरीब न्यूज़ है नैनी। तारिक साहब का कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। और ये फोन किसका था? उनके ऑफिस के एक आदमी का फोन था। कह रहा था कि उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आज अटेंड करना थी और वो उस मीटिंग में भी नहीं पहुंच पाए। ओह गॉड, वो तो ऐसे आदमी भी नहीं है कि इधर उधर ऐसे ही भटकते रहें। नैनी, सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उनकी गाड़ी एक जगह खड़ी हुई मिली है। ये तो वाकई बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद कहीं नहीं गए हैं बल्कि उन्हें ले जाया गया है। उनके साथ कौन ऐसा सलूक कर सकता है? अगर वो सारे सबूत तारिक साहब के पास होते तो फिर तो ये सोचा जा सकता था कि किसी सिंडिकेट ने उनके साथ ऐसा किया है, लेकिन अब तो वो सबूत पुलिस के हवाले कर चुके हैं और ये बात तो हम सबको मालूम है। जाहिर सी बात है, सिंडिकेट उन्हें किडनैप करके क्या करेगी? ये काम किसी और का हो सकता है। मगर किसका? वो तो खुद एक बहुत शरीफ इंसान है और वो किसी को भला कैसे अपना दुश्मन बना सकते हैं? इस शहर में दुश्मनियां बनाई नहीं जाती बल्कि खुदरू पौधों की तरह उगती हैं। अरमीन, क्यों ना हम बाबा से बात करें? हो सकता है कि बाबा इस मामले में तारिक साहब की मदद कर सके। श्योर, हमें इस मामले में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बाबा से बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं। दानिश। जी बाबा जान। बैठो बैठो बैठो। बाबा जानी, आपने मुझे बुला लिया होता। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो। बिल्कुल ठीक हो बाबा जानी। कहाँ ठीक हो तुम? तुमने जिंदगी की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना ही छोड़ दिया है। सारा दिन घर में बैठे रहते हो तुम।
बस बाबा जानी, दिल ही नहीं चाहता, अपने आप से भी बेजारी सी महसूस होने लगी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी तो हर हाल में रवा दबा रहती है बेटा, उसका अपना एक अलग रंग, अलग मिजाज होता है। लेकिन बाबा जानी, इस जिंदगी ने हमें दिया ही क्या? बहुत कुछ दिया जिंदगी ने तुम्हें। हर शख्स ने अपने अपने हिस्से की मोहब्बत दी है, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो। ये बात तो है बाबा, माँ ने भी टूटना चाहा, उस्मा ने भी बेतहाशा प्यार किया। बस तो फिर जिंदगी से क्या शिकवा बेटा? बस इतना है कि उनका ना होना सारी जिंदगी उदास करता रहेगा। यही उदासी तो है बाबा। दानिश, मेरा ये ख्याल है बेटा कि तुम यहां से चले जाओ। कहां? कहीं भी चले जाओ बेटे, किसी भी मुल्क में कुछ दिनों के लिए सही, ताकि तुम अपने आप को संभाल सको। मैं यूं ही तो नहीं जाऊंगा बाबा। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो, मगर ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं उसे देख लूंगा। आप क्या देखेंगे बाबा? वो उस रात इस घर आया और बचकर निकल गया, और आपने उसे जाने दिया। दानिश, वो एक मक्कार इंसान है। 50 आदमियों को बताकर आया होगा कि वो दरगाम के घर जा रहा है। वैसी सूरत में अगर उसके जिस्म पर एक खराश भी आ जाती तो उसका सारा इल्जाम हमारे सर जाता। और दूसरी बात एक और भी थी। वो क्या थी बाबा? वो ये कि वो हमारे घर आया था दानिश, और उस लम्हे वो हमारा मेहमान था। और तुम्हारा बाबा भी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो किसी घर आए हुए मेहमान पर गोलियां बरसा दे। सब कुछ होगा उसके साथ, सब कुछ, मगर उसकी अपनी कछार में। समझ में नहीं आता मुझे किसने कैद किया, आखिर क्यों? मुझे यहां लाने वाला मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या चाहते हैं ये लोग? हा? क्या चाहते हैं? शुमाइल, तुम क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि मसाइल ने हमारे गिर्द जाल बुन रखे हैं और अब उनसे निकलना आसान नजर नहीं आता। तो क्या तुम्हारे ख्याल में हम लोग के पास इन मसाइल का कोई वे आउट नहीं है? नहीं, जिस दिन जिस लम्हे हम लोगों ने मौत की वादी का सफर शुरू किया था, जिंदगी उसी लम्हे हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, और अब वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। वाकई कैसा कैसा दुख हम लोगों को समेटना पड़ा है, और कैसे कैसे लोगों से हम लोगों की दूरियां पैदा हो गई। तुम ठीक बोलता है शुमाइल, बिल्कुल ठीक। हाँ, और एक एक करके सारे साथी बिछड़ते जा रहे हैं। जरगाम साहब क्या बोलते हैं? बाबा तो खुद अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिराजी साहब का पहाड़ उनके सर पे है। शिराजी साहब को तो निकाला जा सकता है, लेकिन पुलिस चीफ का पॉइंट यह है कि शिराजी साहब को सरेंडर करना चाहिए, और फिर वो बाद में खुद हालात को संभाल लेगा। वैसे शुमाइल, तुम्हारा क्या ख्याल है
इस मशवरे में कोई दम है? मशवरा तो अच्छा है। इस तरह शिराजी साहब कानूनन आज़ाद होकर अपनी जिंदगी तो सही तरह से गुजार सकते हैं, लेकिन बाबा यूं ही शिराजी साहब को इस कानून की आग में नहीं झोंक सकते। ये बात तो है, जरगाम साहब को हर पहलू का जायजा लेना होगा। दूसरी तरफ खुद सारा ने मुझे परेशान कर रखा है। सारा ने? वो क्या? वो तो बहुत अच्छा लड़की है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है, लेकिन उसने ये अखबारात में जो आर्टिकल का सिलसिला शुरू कर रखा है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अरे भाई, ये तो उसका प्रोफेशन है ना। अब ऐसा भी क्या प्रोफेशन जो अपने शौहर को ही ले डूबे। मिस्टर तारिक, तुम? तो ये तुम हो जो मुझे यहां तक लाए हो? हाँ, ये मैं पहले ही समझ गया था चीफ कि तुम मुजरिमों के हाथों बिक चुके हो। नहीं तारिक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? तुम्हारा चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो चुका है, तुम मेरे सामने आ चुके हो। मैं पूछता हूं चीफ कि तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? इसलिए कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और तुम्हें रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारा असली चेहरा न दिखा दूं? हाँ, तुम्हारी इन बातों का जवाब मैं बाद में दूंगा मिस्टर तारिक। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और जवाब हो भी क्या सकता है? चीफ, हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। ओके ओके मिस्टर तारिक, फिलहाल तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके बाय। क्या रिपोर्ट है? अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों को ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, और अब तुम लोग मल्होत्रा के खिलाफ एक्शन ले सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। ओके? तो ये आग भड़क उठी है। शिराजी ने अपने आदमियों को यूनाइट कर लिया। ये तो बहुत खतरनाक खबर है बाबा। हाँ, शिराजी बिफरा हुआ है इस वक्त। उसके आदमी मल्होत्रा पर हमले कर रहे हैं। तुम क्या कहते हो शुमाइल? बाबा जान, इस तरह से तो शिराजी साहब ने अपनी पोजीशन कमजोर नहीं कर ली। और क्या,
पुलिस चीफ बड़ी मुश्किल से हमारे रास्ते पर आया है। अब उन्हें किस तरह रोका जाए बाबा जानी? उस्मा की मौत के बाद उनकी हालत जख्मी शेर जैसी हो गई है। उसे मैं ही समझा सकता हूं। बाबा जान, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी ताकत शिराजी साहब के पास आखिर आ कहां से गई? ये ताकत थी उसके पास, मगर उसने छुपा के रखी हुई थी। तब उस्मा की मौत के बाद वो इस ताकत को सामने ले आया है। बाबा जानी, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? शिराजी अंकल का साथ दें या फिर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखें? फिलहाल हमारे लिए खामोशी बेहतर है। हम हालात और वाकयात का जायजा लेते रहेंगे, और जब हमने ये महसूस किया कि उसको हमारी ताकत की जरूरत है, तो फिर हम खुलकर सामने आ जाएंगे। बाबा जानी, इस तरह तो दुश्वारियां और पैदा हो जाएंगी। वो कौन सी? कानून की। इस वक्त पुलिस चीफ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो उसने कानूनी कार्रवाई को रोक रखा है, लेकिन दूसरी सूरत में शायद वो मजबूर हो जाए। यही तो मसला है। जब भी मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करता हूं, कोई ना कोई दीवार मेरे रास्ते में आ जाती है। बहरहाल, मैं शिराजी से राब्ता करता हूं, देखो क्या होता है। रिजल्ट चाहे जो भी हो बाबा जान, आग के जवाब में आग तो नहीं भड़काई जा सकती।